नमस्कार नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो बच्चों आप सब। कल छुट्टी थी, कुछ प्रैक्टिस हुई है। मैं एकदम बढ़िया हूं बेटा। कल छुट्टी थी, आप लोगों ने प्रैक्टिस करी ढेर सारी या बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी। अरे वाह, गुड गुड, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो बच्चों कल हम लोगों ने कहां तक कवर कर लिया था, एक बार मुझे आइडिया दोगे क्या, क्या टॉपिक हो गया था। यू नमस्कार। अच्छा, मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर सारे पढ़ा दिए ना बेटा। हाँ हाँ, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बेटा। अरे धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है बेटा। ऐसी तारीफ वारीफ करो थोड़ा। गुड मॉर्निंग। चलिए, अरे रोज नहा के आता हूँ भैया, आज थोड़ा हेयर ऑयल ज्यादा लगा लगा लियो। हाँ हाँ, बिल्कुल लगा लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। खैर, हाँ बोलिए बेटा। नहीं नहीं बेटा, जो बेसिक आपको पता है ना, केवल वही कर लीजिए। और कुछ जैसे, हाँ, 9वीं 10वीं की क्वांटिटीज हैं, जिन जो क्वांटिटीज आपको पता है, क्योंकि बच्चों आप थोड़ा ड्रॉपर ईयर में हो ना, तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, है ना, हीट, इन सब की चीजें आपको पता हो, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो थोड़ा सा ऐसा एक आध ऐसा होगा बेटा कि ऊपर नीचे हो जाएगा, तो वो जितना आपने पढ़ा है, बहुत टफ नहीं आएंगी, ऐसी कोई चीज नहीं पूछी जाएगी जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन जो आप लोगों को बहुत जनरली दिखती है क्वांटिटीज, वो हो सकता है दिख जाए बच्चों, है ना। और हाँ, टेस्ट तो बेटा आप लोग का ऑफलाइन ही होता है ना। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आई है क्या कुछ, क्योंकि हीट वेव्स बहुत ज्यादा है, तो आई डोंट नो अभी के लिए क्या होगा, पर आपका तो ऑफलाइन ही होता है हमेशा टेस्ट। ऑफलाइन ही होगा। चलो बच्चों, आ जाओ। तो हम लोगों ने कल की क्लास में डेफिनेशंस पढ़ी थी ढेर सारी, और तुम बच्चों को सब डेफिनेशंस याद भी हैं, तो तुम लोग मदद करने वाले हो मेरी। जल्दी जल्दी सारी डेफिनेशन बता दो बच्चों। पैरेलल वेक्टर्स क्या वेक्टर्स होते हैं, ऐसे वेक्टर। पैरेलल वेक्टर बोलो बेटा। सेम डायरेक्शन, क्या बेटा ये दोनों पैरेलल वेक्टर होंगे। क्या पैरेलल वेक्टर के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है या नहीं। हो भी सकते और नहीं भी हो सकते बच्चों, सही है क्या। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, तभी इक्वल वेक्टर कहलाएंगे बेटा, है ना। निगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, निगेटिव। और मैग्नीट्यूड के बारे में क्या कहोगे बेटा, मैग्नीट्यूड सेम होता है। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट, है ना। तो ये हो गया बच्चों पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, निगेटिव वेक्टर। और एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है बेटा, एंटी पैरेलल। और मैग्नीट्यूड सेम या डिफरेंट, मैग्नीट्यूड सेम डिफरेंट। हाँ, मे और मे नॉट बी सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होनी चाहिए ना बच्चों। अच्छा चलो, जीरो वेक्टर बता दो क्या होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, और जीरो वेक्टर को बच्चों एक और नाम देते हैं अगर तुम लोग को याद हो, नल वेक्टर। वेरी गुड। यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर। हाँ, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1। क्या बच्चों यूनिट वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, ये यूनिट वेक्टर का प्रेजेंटेशन है या नहीं है। ए कैप होगा, ए कैप या ए हैट ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, तो ध्यान रखना बच्चों। तो कल मैंने आपको लास्ट क्लास में, अच्छा बच्चों, एक बेसिक वेक्टर्स भी बताए थे आपको। बेसिक वेक्टर्स कौन से होते हैं, बेस वेक्टर्स। हाँ, आई जे और के बोला था क्या बेटा। हाँ, उसके बाद बच्चों ये वेक्टर्स देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसका नाम बता देना। ये कौन से वेक्टर कहलाते हैं, को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, इसलिए को इनिशियल बोलो, ठीक है। एक वेक्टर बच्चों ऐसे भी बताया था तुमको कि ऐसे एक वेक्टर है, ऐसा ड्रॉ कर दिया, कोलिनियर वेक्टर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों ये डेफिनेशन थी, उसी डेफिनेशन को कंटिन्यू करते हुए बच्चों आज एक थोड़ा सा एक्सियल वेक्टर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं, थोड़ा बच्चों ध्यान से सुनिए। एक्सियल वेक्टर के मैं पहले आपको एग्जांपल दे दूं।
एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल है बच्चों ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, ये बच्चों एक्सियल वेक्टर का एग्जांपल है। क्यों ये क्या कैसे डिफाइंड होते हैं एक्सियल वेक्टर में, सारी चीजें आपको बताऊंगा। थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूं। एंगुलर वेलोसिटी, उसके बाद बच्चों अल्फा। अल्फा को जानते हो क्या, हम लोग क्या बोलते हैं, कोई किसी बच्चे को पता हो? अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। बच्चों कभी देखा है तुम लोगों ने एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा? हाँ। और एक एक और बच्चों दिख देता हूं तुम लोग के सामने, ये जानते हो क्या, टाउ? क्या बोलते हैं इसको बच्चों? ये सारे के सारे एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर समझ तो आ गया, ठीक है, लेकिन होता क्या है एक्सियल वेक्टर? मैं थोड़ा बच्चों कुछ एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए बच्चों ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, कुछ इस तरह हमारा सर्कुलर पाथ है ना, इसमें एक पार्टिकल है बेटा, और वो पार्टिकल, मान लीजिए पार्टिकल पी, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा गोल गोल घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, इसका सेंटर सी है। तो बच्चों अगर वो ऐसा क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसा क्लॉकवाइज, तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है बच्चों वो किधर होगी? यू कर्ल योर फिंगर्स इन द सेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो थंब अंदर की तरफ पॉइंट करेगा। तो जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है बच्चों वो अंदर है, ठीक है। जैसे कि इसी का ऑपोजिट ले लूं बच्चों, मान लो ये सर्कुलर पाथ है, पार्टिकल पी है, और वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बच्चों, मतलब ऐसा ऐसा घूम रहा है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक। ये तो क्लॉक की डायरेक्शन में घूम रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका ओमेगा किधर होगा बोलो? एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगा क्या बेटा? तो इसमें इनटू द प्लेन, इसमें आउट ऑफ द प्लेन। तो एक्सियल वेक्टर होता क्या है बच्चों? देखो एक्सियल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है, हाँ, एक्सियल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। जैसे अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी किधर है इस पार्टिकल की, ये जो पार्टिकल पी है इसकी वेलोसिटी किधर है, तो आप बोलोगे बहुत सिंपल है सर, वेलोसिटी इधर हो जाएगी। बोलो बच्चों यस और नो? सही है। मैं इसकी वेलोसिटी पूछ दूंगा तो आप बोल दोगे सर इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी। बोलो सही है ना, इस मोमेंट में इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, सही है। तो यहां पे वेलोसिटी वेक्टर पार्टिकल के प्लेन में ही है, जिस प्लेन में पार्टिकल घूम रहा है उसी प्लेन में पार्टिकल की वेलोसिटी है। बोलो बच्चों यस और नो? लेकिन अगर आप बच्चों इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखेंगे, है ना, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी इनटू द प्लेन है। इसकी ओमेगा की वैल्यू किधर है बच्चों? इनटू द प्लेन। क्रॉस का मतलब आप जानते हो ना, इनटू द प्लेन, ठीक है। और यहां पे बच्चों आप ओमेगा की डायरेक्शन देखोगे, जो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इसके लिए ये बच्चों आउट ऑफ द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन है। तो यहां पे जैसे ओमेगा बच्चों, ये मेरा थंब का डायरेक्शन ओमेगा है, ठीक है, मैं इसको इधर से दिखाता हूं, ये थंब का डायरेक्शन ओमेगा है। तो क्या बच्चों ओमेगा पार्टिकल के प्लेन में है क्या? जिस प्लेन में पार्टिकल मूव कर रहा है उस प्लेन में है या उसके परपेंडिकुलर है? बोलो परपेंडिकुलर है। तो इनको बोला जाता है बच्चों एक्सियल वेक्टर। जैसे टॉर्क लगेगा तो उसका भी डायरेक्शन ऐसे ही आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उसका भी डायरेक्शन ऐसा आएगा। तो एक्सियल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। एग्जांपल के लिए एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, ठीक है। मैं लिखवाता हूं बच्चों, एक दो लाइन लिखिए, फिर उसके बाद आप एग्जांपल लिखवा दूंगा। लिखिए वेक्टर्स having direction, vectors having direction perpendicular to plane of perpendicular to plane of perpendicular to plane of motion of particle are called as are called as axial vectors, are called as axial vectors. For example, for example, omega, alpha,
टाउ, ओमेगा अल्फा टाउ। बच्चों एक्सेल वेक्टर की कहानी थोड़ी बहुत क्लियर हुई है क्या? ऐसे वेक्टर होते हैं जिस जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे मेरा बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड में पार्टिकल मूव कर रहा है ना, या तो ऐसे मूव कर रहा है या ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन ओमेगा की डायरेक्शन किधर है बेटा? आउटवर्ड है या इनवर्ड है, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। बोलो मेरी बात समझ में आई है बच्चों? ठीक, वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एग्जांपल टॉर्क हो सकता है, क्योंकि देखो जैसे टॉर्क इस पार्टिकल पे लग रहा है ना, एंगुलर वेलोसिटी इस पार्टिकल की है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का है, और पार्टिकल इस फील्ड में मूव कर रहा है, पार्टिकल इस फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल पे जो एंगुलर वेलोसिटी है, उस पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है, वो पार्टिकल के प्लेन में नहीं है, उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका एग्जांपल नहीं होगा, क्योंकि ये क्वांटिटी सारे पार्टिकल से एसोसिएटेड है। ओमेगा पार्टिकल की होगी, अल्फा पार्टिकल का होगा, टॉर्क जितना होगा वो पार्टिकल पे लग रहा होगा, तो ये पार्टिकल का जो प्लेन ऑफ मोशन है उसके परपेंडिकुलर है, इसलिए एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आई है? ठीक, चलिए आगे लिखते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। मेन हेडिंग डालिए बच्चों, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। बोलिए बेटा। ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर, है ना। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है ना, तो हम उसको बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑर्थोगोनल टू द प्लेन। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, तो कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनको बोल देंगे ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है क्या बेटा? लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर। बच्चों हेडिंग डाल दिया आपने, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, देखिए बच्चों, वेक्टर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को जोड़ने के लिए बेटा हम दो रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक होता है बच्चों ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान लॉ है, आप में से बहुत सारे बच्चों को शायद पता भी होगा। इसको बोलते हैं बच्चों ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक दूसरा लॉ होता है बच्चों जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दो लॉ हैं बच्चों, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बच्चों केवल ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग केवल पिक्चर की मदद से जोड़ते हैं, मतलब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, दो वेक्टर के पिक्चर गिवन है, तो आप उसको जोड़ के ट्राइंगल लॉ की मदद से रिजल्टेंट वेक्टर बता सकते हो। पैरेललोग्राम लॉ के अंदर बेटा पिक्चर से भी बता सकते हैं कि दो वेक्टर्स गिवन है, उनके पिक्चर्स, उनका एडिशन बता देंगे, वो भी पॉसिबल है, और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ से हम दोनों चीजें बता पाएंगे, पिक्चर से भी जोड़ लेंगे और उसका मैग्नीट्यूड भी बता देंगे कैलकुलेट करके, ठीक है। तो दोनों के बारे में बच्चों एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मान लीजिए बच्चों कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, जैसे एक वेक्टर ए इधर है, ठीक है, दिस इज वेक्टर ए, और मान लीजिए बच्चों आपके पास वेक्टर बी भी कुछ गिवन है, कुछ मैं ऐसा ले लेता हूं, ये मान लीजिए वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों गिवन है, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब हमसे सवाल पूछ लिया गया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बता दो, है ना। तो इसमें करते क्या है बच्चों, सबसे पहले दोनों वेक्टर्स में से कोई भी एक वेक्टर आप सेलेक्ट कर लो। जैसे मुझे ए प्लस बी बताना है, सवाल में पूछा गया है आपसे कि ए प्लस बी बता दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर कितना होगा, ये सवाल में पूछा गया। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, तो दोनों वेक्टर्स में आप कोई भी एक वेक्टर सेलेक्ट कर लो, आप बी सेलेक्ट कर लो या ए सेलेक्ट करो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे ए प्लस बी निकालना है, मैंने ए वेक्टर सेलेक्ट कर लिया, तो मैं वेक्टर ए को एज इट इज रखूंगा बच्चों, और वेक्टर बी को शिफ्ट कर देंगे ऑन टॉप ऑफ वेक्टर ए, मतलब ए प्लस बी है ना, तो बी वेक्टर को आप शिफ्ट कर दो ए के हेड पे, और जब बच्चों आप बी को शिफ्ट करोगे ना, जब बी को शिफ्ट करोगे तो हमें ध्यान रखना है कि बी वेक्टर का ना डायरेक्शन चेंज हो और ना उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो,
है ना। तो डायरेक्शन देखो बच्चों, ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो मैंने यहां पे भी डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस डाली है, और कोशिश की है कि जितना इसका मैग्नीट्यूड हो ऑलमोस्ट उतना ही इसका मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। तो आप वेक्टर बी को शिफ्ट कर दो, और जब शिफ्ट करोगे बच्चों उसको ध्यान रखना है को इनिशियल वेक्टर नहीं बनाने हैं। हेड ऑफ वेक्टर ए मस्ट कोइंसाइड विद टेल ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो जब आप वेक्टर बी को शिफ्ट कर रहे हो तो आपको हेड ऑफ ए पे ही बी को लगाना है, तो बी का टेल और ए का हेड कोइंसाइड होना चाहिए। उसके बाद रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों, इनका इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी की हेड की तरफ आएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर सी हो जाएगा, जिसकी वैल्यू बराबर होगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो जब भी बच्चों आपको ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से जोड़ना है तो दोनों में से कोई भी एक वेक्टर ले लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बी ही लेना है, आप ए को भी शिफ्ट कर सकते थे, आप ए को शिफ्ट करके यहां बी के हेड पे ले आते और फिर जोड़ देते। हर केस में बच्चों आपको सेम ही रिजल्ट आता, चाहे तो ए को बी पे शिफ्ट कर दो या बी को ए पे शिफ्ट कर दो, हर केस में आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें ध्यान क्या रखना है बच्चों, हेड टेल का तो ध्यान रखना ही रखना है। दूसरी चीज बच्चों, जब रिजल्टेंट लिखते हो तो रिजल्टेंट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम टेल, जैसे हेड टेल ये दोनों ज्वाइन हो गए, अब जो ए का टेल होगा वहां से जाके बी के हेड तक जाएगा, ठीक। तो ए के टेल से बी के हेड तक सी वेक्टर रहेगा। बच्चों समझ में आया है थोड़ा बहुत, बोलो। ठीक, ठीक है, मैं कुछ लिखवा देता हूं बच्चों, आपको लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं आपको, लिख लीजिए, और फिर इस पे कुछ एक आध मैं सम ले लूंगा। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन डालिए हेडिंग, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। लिखिए बेटा, शिफ्ट shift any of the two vectors, shift any of the two vectors shift any of the two vectors such that shift any of the two vectors such that head and tail of vectors are coinciding. Shift any of the two vectors such that head and tail of vectors are coinciding. Then join tail of one vector, then join tail of one vector then join tail of one vector to head of another vector. लिख लिया क्या बच्चों? Then join tail of one vector to head of another vector. होपफुली बच्चों तुम लोग को समझ में भी आया होगा। अब मैं आपको दो, आप ये चाहो तो ड्रॉ कर लो, है ना, कि पहले वेक्टर ए इधर ड्रॉ करना बच्चों, पहले वेक्टर ए ड्रॉ करना, फिर वेक्टर बी इधर दिखाना, फिर ऐसा दिखाना कि आपने वेक्टर बी को शिफ्ट किया है, फिर टेल ऑफ ए को हेड ऑफ बी से ज्वाइन किया है, ठीक है बच्चों। और तब तक मैं आपको भी एक दो एग्जांपल दूंगा जहां पे आप खुद कोशिश करके ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से जोड़ना वेक्टर्स को। डन है क्या बच्चों? गुड।
चलिए बच्चों कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको, ठीक है, आप उन एग्जांपल्स को यूज करके सॉल्व करिएगा, ठीक है। सारे बच्चों कोशिश करिएगा ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से जोड़ना है, कुछ और मत करिएगा, केवल ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ओनली ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर ए, वेक्टर बी, बच्चों आपको ड्रॉ करना है ए प्लस बी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, बच्चों ए प्लस बी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, ए प्लस बी। बच्चों फटाफट से तीनों ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके करना है, जो मैंने बताया बच्चों, जो समझाया एग्जैक्टली वैसे ही करिएगा, कोई भी नई चीज नहीं। और हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा तीनों अगर हो जाए तो। गुड गुड, ठीक ठीक, वेरी गुड बेटा। चलिए अब बच्चों मैं शिफ्ट करना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं देखिए आप कोई भी शिफ्ट कर सकते हो बेटा, आप ए को बी पे शिफ्ट कर दो या बी को ए पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप में से कुछ बच्चों ने शायद ए को शिफ्ट कर दिया होगा, कुछ बच्चों ने शायद बी को शिफ्ट कर दिया होगा, तो ध्यान रखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। मान लीजिए मैं बी को शिफ्ट कर देता हूं ए पे, तो बेटा बी को शिफ्ट करेंगे ए पे, तो क्या बच्चों ऐसा शिफ्ट करना सही है? बोलिए सही है गलत है? क्यों गलत है बताइए पहले। डायरेक्शन चेंज हो गई, वेरी गुड। और क्या गलत है सर? यहां पे हम टेल से टेल ज्वाइन कर रहे हैं, क्या सही चीज है ये? बोलिए। हेड ऑफ वन वेक्टर मस्ट बी ज्वाइन विद द टेल ऑफ अनदर वेक्टर, क्या बेटा अब सही है? अब सही है बच्चों, है ना? तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या बेटा ऐसा आ जाएगा? बोलो यस नो। ये गलत किया है बच्चों, इसका वेक्टर किधर आएगा? बोलो। टेल से स्टार्ट होगा और कहां एंड होगा बेटा? हेड पे। ये बच्चों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, बोलो क्लियर है क्या? कितने बच्चों ने एग्जैक्टली ऐसे किया था? हाथ उठाओ। वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा एग्जांपल देखिए बच्चों, दूसरा एग्जांपल देखिए। अब इसमें आप जैसे मैं बी को शिफ्ट करा था, इस बार ए को शिफ्ट कर देते हैं, तो ए को शिफ्ट करेंगे बेटा तो ए वेक्टर कुछ ऐसा शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। बोलिए बच्चों सही है क्या? डायरेक्शन भी नहीं चेंज है, मैग्नीट्यूड भी ऑलमोस्ट सेम रखने की कोशिश की गई है, और बच्चों ये मिल जाएगा। बोलो सही है वेक्टर सी ए प्लस बी, ठीक है। अब बच्चों देखना, इसमें बच्चों हम लोग किसी को भी शिफ्ट कर लो, मैं ए को शिफ्ट कर लेता हूं, ए वेक्टर को शिफ्ट करेंगे बेटा तो ए वेक्टर देखिए ऐसा आ जाएगा। बोलो बच्चों सही है? सही है ना ये ए वेक्टर शिफ्ट करके? डायरेक्शन चेंज कर दिया बच्चों, ध्यान रखिए छोटी छोटी चीजें हैं। क्या वेक्टर ए ऐसा आएगा बेटा? ठीक है। और जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा बच्चों ऐसा कर देंगे हम लोग, है ना? टेल से टेल और हेड से हेड, बोलो सही है बच्चों? ये ए प्लस बी वेक्टर आएगा। बोलो क्लियर है क्या बेटा? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ऑल सेट, क्लियर है बच्चों? ठीक। अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं बच्चों, ये भी सीखिए, है ना? एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूजिंग ट्रायंगल तो मैंने बता दिया, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो भी सीखिए। सब्ट्रैक्शन और एडिशन एग्जैक्टली सेम है बच्चों, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बहुत हल्का सा डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा मैं बताता हूं। मान लीजिए बच्चों मेरे पास दो वेक्टर्स ऐसे गिवन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, है ना? आसान कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट सुन लेंगे आप, खुद कभी भूलेंगे नहीं इसको, आराम से यूज करके आंसर निकाल लेंगे, बस 2 मिनट सुनना होगा। मान लीजिए बच्चों वेक्टर ए कुछ इस तरह से गिवन है और वेक्टर बी कुछ इस तरह से गिवन है। सवाल हमसे पूछ लिया गया कि बताइए वेक्टर सी बराबर क्या होगा जब ए माइनस बी किया जाएगा, ठीक है? वेक्टर सी क्या होगा जब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी किया जाएगा? तो बच्चों देखो ए माइनस बी, जरा ध्यान से देखिए, तो मैं ए माइनस बी को ऐसा भी लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। बोलिए बच्चों मानते हो ये बात? क्या ये दोनों स्टेटमेंट सेम है कि आपको लग रहा है अलग अलग है? बोलिए सेम है। तो यानी ए में हमें इस बार ऐड तो करना है, लेकिन बी वेक्टर को ऐड नहीं करना, माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। बोलो क्लियर है क्या बेटा? अगर बी वेक्टर मेरा बेटा ऐसा है तो क्या माइनस बी वेक्टर ऐसा हो जाएगा बेटा?
क्योंकि बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को हम लोगों ने एक नाम दिया था पिछली क्लास में। ये दोनों वेक्टर कौन से वेक्टर कहलाते हैं? नेगेटिव वेक्टर। वेरी गुड। तो बी का माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या जब बी को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे? नहीं। क्या चेंज हो जाएगा बेटा? और डायरेक्शन 180 डिग्री से फ्लिप हो जाएगा। बोलो क्लियर है बच्चों? तो अब मुझे ए में माइनस बी को जोड़ना है बच्चों, ठीक है? तो बी को नहीं जोड़ना है, माइनस बी को जोड़ना है। यानी मैं, आप चाहो तो बी माइनस बी को शिफ्ट कर दो और या आप चाहो तो ए को शिफ्ट कर दो। जैसे बच्चों मैं ए को शिफ्ट कर देता हूं, जरा ध्यान से देखिए, ए है, ये इधर शिफ्ट हो गया ए वेक्टर। बोलो क्लियर है बच्चों? सही कर रहा हूं ना मैं? ए वेक्टर को शिफ्ट किया है, सही है। और सी वेक्टर कैसा आ जाएगा बेटा? टेल ऑफ बी से हेड ऑफ सी। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब एक एक्सरसाइज दे रहा हूं बच्चों, आपको करना है। आप ये नोट करो, तब तक मैं वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नोट कर लीजिए बच्चों, अगला सवाल आपको करना है। बच्चों आपको बी माइनस ए फाइंड करना है। बी माइनस ए फाइंड करना है। गुड। हो गया? कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? हाथ उठा दो एक बार, मुझे आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कुछ बच्चे कर रहे हैं। बच्चों कर लीजिए जल्दी से, फिर डिस्कशन करते हैं। जो बच्चों मैंने सवाल आपको सॉल्व करने के लिए दिया है, उसमें माइनस बी वेक्टर निकालेंगे या माइनस ए वेक्टर निकालेंगे? क्या लगता है आपको? माइनस ए निकालेंगे ना बेटा? क्यों सर माइनस ए क्यों निकाल रहे हैं इस बार? क्योंकि बी वेक्टर में मुझे ऐड करना है माइनस ऑफ ए वेक्टर। बच्चों बताओ, ये चीज समझ में आती है आप सभी को? तो माइनस ऑफ ए वेक्टर क्या होगा? माइनस ऑफ ए वेक्टर बच्चों क्या ऐसा हो जाएगा? माइनस ऑफ ए वेक्टर बच्चों, जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो डायरेक्शन बदल जाती है। बोलो, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन बदल जाती है, मैग्नीट्यूड बदल जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये माइनस ए वेक्टर है। अब मुझे माइनस ए वेक्टर को शिफ्ट करना होगा बच्चों इस तरह से कि वो बी के हेड पे माइनस ऑफ ए वेक्टर का टेल आ जाए। बच्चों बोलो सही है? और फिर टेल ऑफ बी से हेड ऑफ ए, ये बच्चों वेक्टर सी हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? कितने बच्चों का सेम आ गया था? एक बार हाथ उठा दो। गुड। तो क्या बच्चों ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप दो वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं? बोलो बच्चों कर सकते हैं क्या ये? ठीक है। अगली हेडिंग डालिए बच्चों। बोलिए बेटा। कैसे डायरेक्ट? मतलब डायरेक्ट कैसे करोगे? हाँ, मतलब क्या, तो आप बताओ ना कि सर ये सोच रहा हूं मैं कि ऐसे डायरेक्ट ऐसे करेंगे। डायरेक्ट कैसे? तो ये प्रोसेस है ना बेटा, बी में ए जोड़ना है तो आप माइनस ए करके बी में जोड़ दो। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, और कोई तरीका नहीं है इसका। बच्चों अगली हेडिंग डालिए। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ब्रैकेट में लिखिए मोर देन टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स मोर देन टू वेक्टर्स। बोलिए बेटा। हाँ, तो भी माइनस ए, हाँ हाँ चेंज हो जाएगी। आप माइनस ए कर लिया, ठीक है? अब माइनस ए को शिफ्ट कर दो बी पे, या बी को ले जाओ माइनस ए पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं चेंज होगी। देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको।
ये माइनस ऑफ वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी था, ठीक है, ये वाला है मेरा वेक्टर बी। देखिएगा मैं उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये देखिए बन गया तुम्हारा वेक्टर बी, बोलो बेटा, ठीक है। अब देखिएगा ये टेल ऑफ ए से हेड ऑफ बी को जोड़ रहा हूँ, देखिए टेल ऑफ ए से हेड ऑफ बी को जोड़ रहा हूँ। बोलो सेम आ रहा है वेक्टर सी, नहीं आ रहा है? बोलो बेटा, बोलो आ रहा है सेम? हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप माइनस कर लो बेटा बस, है ना। फिर किसको शिफ्ट कर रहे हो किसको नहीं शिफ्ट कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों आप सभी को? हेडिंग डाल दिया, एडिशन ऑफ वेक्टर व्हेन मोर देन 2 वेक्टर्स आर गिवन। हाँ, इसी को बच्चों पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आप सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो भी नोट करना होगा मैं समय दे दूंगा, आप आराम से करिएगा। इसको बोला जाता है बच्चों पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? जब बच्चों दो से ज्यादा वेक्टर्स गिवन हो, जैसे दो वेक्टर गिवन हो तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। और जब दो से ज्यादा वेक्टर गिवन हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों, एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा गिवन है, 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 एक वेक्टर ऐसा गिवन है। ऐसे रैंडम बच्चों आपको वेक्टर दे दिए, मान लीजिए मैं नाम देता हूं, ये वेक्टर ए है, ये बेटा वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है और ये वेक्टर ई है। आपसे सवाल में पूछ दिया फाइंड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, सारे वेक्टर्स को जोड़ देना है। तो दो का हम लोग सीख चुके हैं, 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम लॉजिक लगाना है। बस इस बार क्या करना है बच्चों, जैसे वेक्टर ए है तो वेक्टर ए लिख दो, है ना, जो भी वेक्टर ए है, ठीक है बेटा। अब वेक्टर बी जो है उसको शिफ्ट करेंगे इस तरह से, वेक्टर बी को शिफ्ट करेंगे बच्चों इस तरह से कि हेड ऑफ वेक्टर ए इज कोइंसाइडिंग विद टेल ऑफ वेक्टर बी। तो बच्चों ये वेक्टर, एक सेकंड में थोड़ा सा और नीचे ड्रॉ करता हूं ताकि जगह रहे। ये मान लीजिए वेक्टर ए हो गया और वेक्टर ए प्लस बी निकालना है बेटा, तो बी को इस तरह से शिफ्ट करेंगे कि बी का जो टेल है वो हेड ऑफ ए पे कोइंसाइड करे, तो ये वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है बेटा। और अब बताओ बच्चों मुझे सी ऐड करना है, तो सी को किस तरह से शिफ्ट करें, बोलिए बेटा, सी को किस तरह से शिफ्ट करें? सी को किस पे शिफ्ट करना होगा? सी वेक्टर, मुझे ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा, सी का जो टेल है वो बी के हेड के साथ अटैच होना चाहिए, बिल्कुल। देखो वेक्टर सी आ गया। और बच्चों वेक्टर डी के लिए क्या करें, बोलो, डी के लिए बिल्कुल बच्चों सही है क्या ये भी, डी वेक्टर। और उसके बाद ई वेक्टर, ई वेक्टर बेटा आप ऐसे लिख दोगे फिर, बोलो क्लियर है बच्चों? अब फाइनल आंसर चाहिए ना, फाइनल आंसर के लिए बच्चों क्या करना चाहिए, तुम लोग बताओ जरा, गेस करके बता सकते हो वैसे सही। और कोई तरीका बच्चों? हाँ, ए का जो टेल है, ए का जो टेल है बेटा और ई के हेड के साथ, बोलो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ना बच्चों। ये जो वेक्टर मिला बच्चों, ये मुझे ए प्लस ई मिला है या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई मिला है, बोलो। वेरी गुड, ये जो बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर मिला है ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई वेक्टर मिला है, बोलो सही है क्या बच्चों? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। तो अगर बच्चों दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स गिवन होंगे तो आप तब भी जोड़ लोगे, बोलो। हाँ, इसके पीछे का रीजन नहीं समझ में आया। अच्छा मान लो मेरे पास ए और बी होते तो कैसे जोड़ते, ए और बी वेक्टर होते, अभी मैंने सिखाया कैसे जोड़ते, इनका रिजल्टेंट आ जाता। अब उस रिजल्टेंट पे मान लो मुझे सी जोड़ना है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी में सी जुड़ रहा है ना, तो इनके रिजल्टेंट में सी जोड़ोगे फिर, है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आता, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आता, फिर उसमें सी जोड़ते, बोलो। फिर उसका रिजल्टेंट आता, फिर उसमें डी जोड़ते, है ना। फिर उसका रिजल्ट आता, फिर उसमें ई जोड़ते, है ना। फिर लास्ट में नेट रिजल्टेंट लिखते, बोलो सही है। तो बार बार वो एक्सरसाइज करने की बजाय आप क्या करो, सबके हेड टेल कोइंसाइड करते चले जाओ, जो फाइनल मिल जाए, जो फाइनल वेक्टर का हेड मिले उसको इनिशियल वेक्टर के टेल के साथ जोड़ दो, ठीक है, तो तुम्हें रिजल्टेंट आ जाएगा, बोलो क्लियर है बच्चों। इसको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहा जाता है।
तो कहीं आपको नाम दिखे तो ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है। वेरी गुड। अगला लिखिए बच्चों, अगली हेडिंग डालिए। बच्चों एक छोटा सा अगर इसमें मैं चेंज कर देता, तो में से कोई बच्चे को क्लिक हो जाए, बताना चाहे तो बिल्कुल बता सकते हो। मैं कहता था कि मुझे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई नहीं चाहिए, मुझे चाहिए a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई। फिर क्या करते बच्चों? हाँ, वेरी गुड। तो b की जगह बच्चों किसको शिफ्ट करते फिर, और d की जगह किसको शिफ्ट करते? समझ कर लोगे ना बच्चों, अगर कभी पूछा गया आपसे तो। ठीक है, अगली हेडिंग डालिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों ये एक ऐसा लॉ है, ये एक ऐसा लॉ है जिसकी मदद से आप पिक्चर को भी ऐड कर सकते हो। दो वेक्टर्स के अगर पिक्चर्स गिवन है तो ऐड कर सकते हो, और दो वेक्टर्स उनके मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल गिवन है तो भी ऐड कर सकते हो। आप लोगों ने अगर बच्चों 11वीं 12वीं थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो ये एक ऐसा लॉ है जो बहुत बार आता है, लगभग हर चैप्टर में। ठीक है, काइनेमेटिक्स में भी कभी कभार आ जाएगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में तो आता ही आता है ना, बहुत सारे फोर्सेस को जोड़ना पड़ता है, या दो फोर्स गिवन है उनके बीच का एंगल गिवन जोड़ना पड़ता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। तो बच्चों ये लॉ आपको हमेशा आता रहेगा थ्रू आउट 11 12th। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जरा ध्यान से देखिएगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है, मान लीजिए बच्चों मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से दो वेक्टर हैं। वेक्टर ए है मान लीजिए कुछ ये, ठीक है बेटा, ये वेक्टर ए है, और मेरे पास दूसरा एक वेक्टर गिवन है वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है, और मुझसे पूछ दिया गया रिजल्टेंट बता दीजिए। बच्चों मैं आपको पहले पिक्चर वाला बताता हूं कि दो वेक्टर ए और बी गिवन है, पिक्चर वाले मेथड से पैरेललोग्राम लॉ लगा के हम लोग कैसे आंसर निकालेंगे। मतलब मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहे हैं, केवल जैसे ट्रायंगल लॉ में पिक्चर से ऐड कर रहे थे वैसे। तो बच्चों पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ में डिफरेंस इतना है कि जब आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के दो वेक्टर्स को पिक्टोरियली ऐड कर रहे होगे, तो इसमें करना क्या होता है बच्चों कि वेक्टर ए और वेक्टर बी में से किसी को भी शिफ्ट कर लो, ठीक है, किसी को भी शिफ्ट कर सकते हैं, या तो आप वेक्टर ए शिफ्ट कर लो या वेक्टर बी शिफ्ट कर लो। मैं इस केस में वेक्टर बी को शिफ्ट कर रहा हूं, लेकिन जब शिफ्ट कर रहे हैं बच्चों तो उसमें यह ध्यान रखेंगे कि टेल ऑफ वेक्टर बी मस्ट कोइंसाइड विद टेल ऑफ वेक्टर ए। जो बी वेक्टर का टेल है वो ए वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी हम एग्जैक्टली यही कर रहे थे, या कुछ चेंज था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में? किसी बच्चे को याद हो तो मुझे मदद कर सकता है। हाँ, को इनिशियल बना रहे एग्जैक्टली, और वहां पे क्या कर रहे थे बच्चों, हेड ऑफ वेक्टर ए पे टेल ऑफ वेक्टर बी रख रहे थे। ठीक है सर। अच्छा दूसरा सवाल सर, अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जोड़ू या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जोड़ू, सर दोनों से मुझे आंसर सेम आएगा डिफरेंट आएगा? सेम आएगा बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के जोड़िए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो बच्चों क्या करना है आपको, दोनों के टेल्स को ज्वाइन कर देना है, किसमें, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। उसके बाद आपको पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। पैरेललोग्राम कैसे कंप्लीट करेंगे बच्चों, ऐसा कि वेक्टर ए के पैरेलल में वेक्टर ड्रॉ कर दिया, वेक्टर बी के पैरेलल में ड्रॉ कर दिया, और जो इनका रिजल्टेंट होगा बच्चों, जो इनका रिजल्टेंट होगा वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। अब उस पैरेललोग्राम के कितने डायगोनल होंगे, दो डायगोनल होंगे बेटा। तो उनमें से कौन सा डायगोनल लेंगे, जो इन दोनों के को इनिशियल पॉइंट से पास हो रहा होगा। तो बच्चों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये हो जाएगा। ठीक है, क्या बच्चों मेरी बात आप सभी को समझ में आई है? ठीक है, लिखिए बच्चों, आई होप सबने हेडिंग डाल दिया होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें लिखिए, when we add two vectors using this law,
when we add two vectors using this law, tails of vectors must be joined. When we add two vectors using this law, कॉमा करके लिख लीजिए बच्चों, tails of vectors must be joined. And resultant of vectors and resultant क्या बच्चे, must be joined, and resultant of these vectors will be diagonal of parallelogram passing through point of intersection of vectors. And the resultant will be diagonal of parallelogram passing through point of intersection of these two vectors. Point of intersection of these two vectors. बच्चों सभी ने लिख लिया है क्या? गुड. अब बच्चों डायग्राम ड्रॉ करो, है ना. जो मैंने लिखवाया है आपको उसको बार बार नहीं पढ़ना, बस आपको याद होना चाहिए कि यार टेल्स ज्वाइन करने हैं और जो रिजल्टेंट होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वेक्टर से पास होगा. लिख लीजिए फटाफट. गुड, वेरी गुड. बच्चों ये a प्लस बी मैंने निकालना आपको बता दिया. अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों यार a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी के लिए, क्योंकि हम लोगों ने पहले एक बार डिस्कशन किया है ट्रायंगल लॉ में, तो तुम लोग मदद करो क्या, a माइनस बी के लिए क्या किया जाए. वेरी गुड. तो बेटा अगर b वेक्टर मेरा ऐसा है तो क्या माइनस बी वेक्टर ऐसा हो जाएगा, बोलो बेटा. अब अगला स्टेप क्या करेंगे, बोलो अगला स्टेप. टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे, एब्सोल्युटली. तो देखिए बच्चों, टेल ऑफ वेक्टर ए, अब चूंकि वेक्टर बी बच्चों एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया है, मेरी बात समझ में आ रही है आपके. अब वेक्टर बी इधर था, अब वेक्टर बी एग्जैक्टली इधर आ गया, सही है ना बेटा. ये माइनस बी वेक्टर दोनों के टेल से टेल ज्वाइन हो गए. अब क्या करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है. हाँ, उसको कंप्लीट करते हैं. देखिए कुछ इस तरह से बच्चों पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया. अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, डायगोनल. कौन सा डायगोनल लेंगे, जो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा. क्या बच्चों यही होगा. तो क्या बच्चों ये मेरा रिजल्टेंट जो आया है, क्या बच्चों ये a माइनस बी आया है, बोलो क्लियर है बेटा. तो अब इसका शॉर्ट में देखो कि जैसे दो वेक्टर्स का जो समेशन है a प्लस बी, वो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होगा जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा. लेकिन बच्चों इसी वेक्टर में, इसी पैरेललोग्राम में जो दूसरा डायगोनल होगा ना, वो आपको दिख रहा होगा बच्चों. थोड़ा सा डायग्राम में मेरा शायद उतना मैच नहीं हो रहा है, बट ये वेक्टर और ये वेक्टर बच्चों पैरेलल है क्या, ऑलमोस्ट पैरेलल है ना. तो ये जो दूसरा वाला वेक्टर होगा बच्चों, ये a माइनस बी होगा. मेरी बात समझ में आ रही है आपको.
तो ये थोड़ा सा आप दूसरा वाला डायगोनल ड्रॉ करिए और लिखिए द सेकेंड डायगोनल वुड बी a माइनस बी। चाहो तो आप बच्चों अलग से ड्रॉ कर लेना, या उसी पैलोग्राम में लिखना चाहो तो उसी पैलोग्राम में लिख लेना कि जो डायगोनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा वो तो a प्लस बी होगा, और जो दूसरा वाला डायगोनल होगा वो a माइनस बी होगा। हाँ, टेल टू हेड मैच किया, बिल्कुल। अरे रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं ना, ये देखो a माइनस बी जो आया वो ये वेक्टर है ना, a माइनस बी करने के बाद ये रिजल्टेंट आया, ये रिजल्टेंट वही वेक्टर है जो डायगोनल है दूसरे का, समझ में आ रहा है? तो पैरेललोग्राम करोगे तो a प्लस बी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डायगोनल पास करेगा वो a प्लस बी है, और जो दूसरा वाला डायगोनल है वो a माइनस बी है। ठीक है, हाँ। बच्चों लिख लिया सबने? ठीक है, एक बहुत आसान सा सवाल पूछ रहा हूं, सारे बच्चे आंसर करना। बहुत आसान सा सवाल है बेटा, सारे बच्चे आंसर करिएगा। ठीक है, ये मान लीजिए बच्चों एक पैरेललोग्राम है, ये आपके पास गिवन है, ये वेक्टर p है और ये बच्चों वेक्टर q है। ठीक है, मैं आपसे पूछ लूं कि ये वेक्टर कौन सा होगा, बोलो बच्चों। p प्लस क्यू, सही है ना? और अगर मैं बच्चों आपसे पूछ लूं कि ये वेक्टर कौन सा होगा, p माइनस क्यू वेक्टर, बच्चों क्लियर है क्या? बस इतना ही आपको समझाना था कि अगर दोनों जो डायगोनल उनके पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट से पास होगा वो p प्लस क्यू होगा, दूसरा वाला डायगोनल p माइनस क्यू होगा। बोलो ठीक है? ठीक। अब बच्चों इसके थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं, न्यूमेरिकल समझते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा, आने वाले 2 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि ये जो पूरा डिस्कशन है बच्चों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जरा। बच्चों दो वेक्टर्स मान लीजिए a और b कुछ ऐसे गिवन है, एक वेक्टर a मान लीजिए कुछ ऐसा गिवन है, दिस इज लेट्स से वेक्टर a, और ये बच्चों वेक्टर b है, ये वेक्टर a और वेक्टर b है। और बच्चों ये दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके दो वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं, तो उनके टेल्स को ज्वाइन करना चाहिए, तो टेल्स ज्वाइन कर दे। इनके बीच का एंगल बच्चों गिवन है थीटा। बच्चों एक चीज और समझिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, कुछ बच्चों को शायद याद रह गया हो, कुछ बच्चों को शायद भूल गया हो। मान लीजिए बच्चों ये वेक्टर p है, कुछ लिखिए नहीं बच्चों, है ना, मैं लिखने के लिए आपको समय दूंगा। ये वेक्टर p है और ये बच्चों वेक्टर q है। ठीक है, एक वेक्टर p है और ये वेक्टर q है। ठीक है, मैं आपसे पूछ दूं, अच्छा ये भी मैंने आपको बता दिया बच्चों कि इनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। और एक और एग्जांपल देता हूं, ये बोला मैंने आपसे कि ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। इनमें से बच्चों मैंने एक जगह एंगल सही से दिखाया हुआ है और एक जगह एंगल गलत दिखाया हुआ है, तो कौन सी जगह सही है कौन सी जगह गलत है? ये वाला सही है। ठीक है, इन दोनों, अगर मुझसे पूछा है कि एंगल ए और बी के बीच, मतलब वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना है, तो आंसर 60 डिग्री किया जा सकता है, बोलो। इनके बीच का, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल मैंने सही दिखाया है गलत दिखाया है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है बच्चों, ये बता दो थोड़ा सा, क्यों रॉन्ग है? टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे। अब यार टेल टू टेल ज्वाइन नहीं, हेड टेल ज्वाइन है, मतलब ये एंगल तो दिखाया गया है वो गलत है, लेकिन सही एंगल कैसे निकाल सकते हो बच्चों? आप शिफ्ट कर सकते हैं ना। कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? या तो क्यू वेक्टर को आप यहां ले आओ बेटा ताकि टेल टू टेल ज्वाइन हो जाए, या फिर पी वेक्टर को बेटा आप आगे ले जाओ, पी वेक्टर को इधर ले जाओ। बोलो सही, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? पी वेक्टर था, उसको शिफ्ट करके आगे ले गए ताकि आप टेल टू टेल ज्वाइन कर जाएंगे, तो आप कितना एंगल बन जाएगा, बोलो बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दो वेक्टर्स, ये बच्चों ये बहुत कॉमन पॉइंट है, बहुत जगह कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे बहुत गलत करके आते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आप तब ढूंढिए जब उनके टेल टू टेल ज्वाइन हो। क्लियर है क्या बच्चों?
हेड टेल ज्वाइन है तो उनके बीच का एंगल नहीं है, फिर आपको उनमें से एक वेक्टर शिफ्ट करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बता दो बच्चों, जैसे वेक्टर बी ये है, वेक्टर ए ये है, उनके बीच का एंगल मैंने थीटा दिखाया है, तो यहां पे सही दिखाया है, यहां पे भी गड़बड़ है? यहां सही है ना? ठीक है। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा बच्चों, ए और बी का रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से होगा। बोलो सही है बच्चों? रिजल्टेंट कुछ ऐसा रहेगा आर, और हमें सवाल में इसी रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? 2 मिनट का कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। हालांकि बच्चों डेरिवेशन देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमसे कोई भी डेरिवेशन नहीं पूछेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूं, किसी बच्चे को हो कि सर कैसे आया, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। रिजल्टेंट है बी है बच्चों, टोटल एंगल ये थीटा है, तो अब ये पैरेललोग्राम है बच्चों, तो ये साइड और ये साइड बराबर होगी, तो इस वाली साइड की भी लेंथ ए ही होगी बेटा, है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम है। और बच्चे ये ए है, ये एंगल थीटा, तो क्या बेटा ये एंगल भी थीटा होगा। तो बच्चों ये जो परपेंडिकुलर साइड है, ये ए साइन थीटा होगी। बोलो बेटा, ये समझ में आता है बच्चों सबको? आप लगा सकते हो ना, साइन थीटा लगाओगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये बच्चों ये ए साइन थीटा आ जाएगा। जिस बच्चे को भी तकलीफ है, इस ट्राइंगल में आपको इस साइड की लेंथ निकालनी, ये गिवन है, थीटा गिवन है, साइन थीटा लगा के निकाल सकते हैं। उसी तरह से बच्चों ये जो साइड लेंथ है, ये वाली साइड, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ बेटा ए कॉस थीटा हो जाएगी। बोलो ये भी मानते हो तुम सारे बच्चे? ठीक है। तो अब देखो इस ये जो ट्राइंगल बन रहा है बच्चों, मैं ट्राइंगल का नाम दे देता हूं पी क्यू, और ये बच्चों पॉइंट आर। इस पी क्यू आर में बच्चों आर जो है तुम्हारा वो हाइपोटेनस है। बोलो सही है ना? तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दूंगा बच्चों, प्लस बी बेस का स्क्वायर करना होगा। तो बेस तो पूरी ये चीज है ना बेटा, तो बी प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा ना, बी प्लस ए कॉस थीटा। बच्चों सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? इसका स्क्वायर कर देंगे तो देखिए रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ओपन कर देता हूं मैं पहला ब्रैकेट, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। बच्चों जानते हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, तो 2ab कॉस थीटा लिख दिया बच्चों। क्लियर है सबको? अब यहां से बच्चों आप आर स्क्वायर बराबर देखो जरा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो बच्चों ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2ab कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो रिजल्टेंट देखो फाइनल। अब जो हमको फॉर्मूला याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, प्लीज ध्यान रखिएगा सारे। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं लिखना भूल गया क्या, लिख देता हूँ रुकिए, बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों थीटा क्या है यहाँ पे, व्हाट इज थीटा? बच्चों थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बोलो क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब इसमें बच्चों एक बार मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं, डेरिवेशन का कोई हमारे लिए मतलब नहीं, हमें फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, थीटा है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, और आर क्या है, आर क्या है बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और रिजल्टेंट क्या है बच्चों, ए प्लस बी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ए प्लस बी, ये जो ए प्लस बी है ना बेटा, जिसको हम लोगों ने आर बोला है, ये आर एक्चुअल में ए प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है आर। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, लिखिए बच्चों, डायग्राम ड्रॉ करिए, जो भी इसमें नोट करना है फटाफट से नोट करिए। रिजल्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सुप्रीम इंपॉर्टेंट।
बच्चों लिख लिया सबने? लिखिए 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 लिखिए। दो मिनट, जल्दी से लिखो बेटा, जल्दी लिखो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में भी डायरेक्ट सवाल आ सकता है, ठीक है, और हर चैप्टर में ऑलमोस्ट आपको इसका यूज मिलेगा, ठीक है। तो हाँ बच्चों, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जैसे ही मैं ड्रॉ करूं आप तुरंत बता दीजिए कि सर इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा। डेरिवेशन आपको नहीं याद रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रिजल्ट याद रखिए, केवल रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, अब मैं थोड़ा सा आपको इसके एप्लीकेशंस, मतलब इसके स्पेशल केस बता देता हूं बच्चों, जो बहुत ज्यादा बार पूछ लिए जाते हैं या हमें कुल मिला के पता होना चाहिए। दो या तीन सबसे ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ठीक है। और जैसे एक केस है बच्चों, थीटा बराबर 0 डिग्री। अगर दो वेक्टर्स उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट जो होगा बच्चों उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। और कितनी होगी वो मैक्सिमम वैल्यू बच्चों? वो मैक्सिमम वैल्यू होगी a प्लस बी, है ना। कैसे सर, क्यों सर? तो बेटा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। बच्चों इसको लिखते चलिए मेरे साथ, इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं, आपको सब पता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 बच्चों, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आप सारे बच्चों को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है बराबर आर स्क्वायर, तो बेटा आर की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी, ठीक है। तो दो वेक्टर जो सेम एंगल पे हो तब रिजल्टेंट बच्चों मैक्सिमम रहेगा और रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी a प्लस बी, ठीक है। चलिए अगला बच्चों, थीटा की वैल्यू जब 180 डिग्री हो तब क्या कहना है तुमको बच्चों? तब रिजल्टेंट, हाँ, मिनिमम होगा बच्चों, रिजल्टेंट मिनिमम होगा, उसकी वैल्यू होगी a माइनस बी। सर कैसे? फिर से बच्चों फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। बच्चों cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो ये देखिए आर स्क्वायर बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बच्चों आर की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी। तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री होगी तब रिजल्टेंट मिनिमम होगा और उसकी वैल्यू होगी a माइनस बी। थर्ड वाला केस बच्चों मेरे साथ लिखते चलिए, और किसी को याद हो तो डायरेक्ट मुझे बता सकता है। बेटा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तब क्या होगा? तब रिजल्टेंट की वैल्यू, वेरी गुड, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बेटा cos 90 जीरो हो जाएगा, है ना, cos 90 जीरो हो जाएगा। जब cos 90 बेटा जीरो हो जाएगा तो 2ab वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। बच्चों तीन रिजल्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा बच्चों थीटा 90 डिग्री, है ना। जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, रिजल्टेंट तुरंत आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाना है। जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो बच्चों, रिजल्ट आपको तुरंत अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाना है। क्या बच्चों तीनों केस नोट हो गए हैं? वेरी गुड। जिनका नहीं हुआ बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं सवाल कुछ। नहीं नहीं, अब ऐसे सब का नहीं बेटा, थीटा 60 तो आप निकाल सकते हैं ना cos 60 1/2 करके, बोलिए बेटा। उसके लिए लेकिन आपको, हाँ हाँ, राइट,
राइट, हाँ ठीक। अब जैसे देखो आप, मान लो मैं बोलूं कि एक करंट इधर से आ रहा है, ठीक है, और एक करंट इधर जा रहा है और एक करंट इधर जा रहा है। मान लीजिए 10 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है, 10 में से 8 एम्पियर करंट इधर जा रहा है, और या मैं दोनों इनकमिंग करंट ले लेता हूँ ना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझाने। मान लीजिए बेटा ये करंट 10 एम्पियर आ रहा है और इधर 2 एम्पियर आ रहा है और इधर 12 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए आप वायर कुछ इस एंगल पे, अब मैं वायर का एंगल ऐसा कर दूं, कम कर दूं, है ना, मान लो ऐसा 10 एम्पियर और ये 2 एम्पियर, ये 10 एम्पियर 2 एम्पियर, एंगल इनके बीच में कम कर दिया, अभी भी 12 एम्पियर ही जाएगा बच्चों, ये चेंज हो जाएगा, बोलो 12 एम्पियर ही होगा। तो क्या उनके बीच के एंगल पे डिपेंड करता है, वेक्टर के बीच के दो करंट के बीच के एंगल पे डिपेंड कर रहा है क्या रिजल्टेंट कितना होगा, या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन इन वेक्टर्स का देखो रिजल्टेंट हमेशा किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, बोलो। तुमने थीटा चेंज किया तो क्या रिजल्टेंट चेंज हो गया या नहीं चेंज हो गया, बोलो। हाँ हाँ, तो मतलब कहने का, अब जैसे इनका इनके दो वायर के बीच में एंगल चेंज करोगे तो हेड टू हेड जोड़ो या टेल टू टेल जोड़ो तो एंगल तो चेंज हो ही जाएगा ना बेटा, वायर के बीच का एंगल चेंज करोगे तो दो करंट के बीच का अगर आप एंगल चेंज करते हो तो उनका रिजल्टेंट चेंज होता है कि नहीं होता बच्चों, जब आप एंगल चेंज करते हो वायर्स के बीच का तो रिजल्टेंट चेंज होता है या नहीं होता? नहीं होता। लेकिन वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो क्या करंट हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है या नहीं करता? नहीं करता, इसलिए करंट कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर। क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल मैं दे रहा हूं आप सभी को, सारे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, बहुत आसान सवाल है, गड़बड़ मत कर देना। चलो, जिन बच्चों का हो जाए बहुत बढ़िया है, जिनका नहीं हो बच्चों आप आराम से करो। बहुत आसान सवाल है बच्चों, गड़बड़ नहीं करना। तीनों के लिए अलग अलग केसेस बनेंगे बच्चों, तीनों के अलग आंसर्स आएंगे, ठीक है। गुड, बहुत बढ़िया। सबके हो गए बच्चों? कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, हाथ उठा दो एक बार। गुड, कुछ बच्चे कर रहे हैं क्या? करिए करिए। थीटा 0 है बेटा, थीटा 180 है, थीटा 90, जो तीनों केसेस कराए हैं उन्हीं पे बेस्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको लगाना है और आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों, हाँ बच्चों मैं हटा रहा हूं, अब मैं डिस्कशन कर रहा हूं जल्दी से। देखिए बच्चों, अगर 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, पहले तो ये बताओ। मैक्सिमम, और वैल्यू कितनी होती है बेटा? a प्लस बी, तो क्या बेटा 3 + 4 हो जाएगा, तो क्या 7 न्यूटन आंसर कर दोगे? वेरी गुड। दूसरा बच्चों 180 डिग्री रिजल्टेंट मैक्सिमम या मिनिमम, बोलो बेटा। वैल्यू कितनी होती है बेटा? वैल्यू कितनी होती है बेटा? a माइनस बी को 3 - 4 कर दूंगा बेटा, -1 न्यूटन। लेकिन बच्चों इसको 1 न्यूटन लिखेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ना बेटा, ये मैग्नीट्यूड है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ऑप्शन में अगर मान लो अगर -1 और 1 हो जाए तो आप 1 ही सिलेक्ट करना, क्योंकि मैग्नीट्यूड एक नंबर होता है, वो निगेटिव नहीं होता। मेरी बात समझ में आई है बच्चों? 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट क्या लिखिएगा, बोलिए? √a² + b² लिख देंगे क्या बेटा? 3² + 4² कर देंगे बच्चों, 25 बन जाएगा, जो कि 5 का स्क्वायर। कितने बच्चों के तीनों सवाल सही थे, हाथ उठा दो बेटा। वेरी गुड। स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको सवाल मिलेंगे इस पे, ये बहुत ही आसान, एक बार पढ़ लो और जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन। कितने बच्चों को लग रहा है पहला ऑप्शन? पहला ऑप्शन कोई है बच्चों, पहला ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन? कुछ है? तीसरा ऑप्शन? कितने बच्चों को लग रहा है तीसरा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन? चौथा? बच्चों थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, मेरी बात समझ में आ रही है? कितने बच्चों ने सही सोचा था, हाथ उठाओ। थर्ड ऑप्शन कितने लोगों ने सोच लिया था? वेरी गुड। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है बच्चों, R बराबर √(a² + b² + 2ab cos θ। क्लियर है क्या बेटा? ठीक, आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल।
कितने बच्चों का आगे बच्चों एक बार हाथ उठा दो तो मुझे आइडिया लग जाएगा। हल्द्वानी पाठशाला कितने बच्चों का आगे एक बार हाथ उठाओ बेटा। मथुरा पाठशाला, मथुरा पाठशाला, गुड, ठीक। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, बच्चों जो सॉल्व कर रहे हैं 1 मिनट देखिए बच्चों इधर, जिनका हो गया है बहुत बढ़िया बात है, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं बच्चों आप मैच कर लो आप लोग सही रास्ते पे थे या नहीं। बच्चों यहाँ पे रिजल्टेंट दोनों के मुझे निकालना है, तो रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos कितना लिखूं बेटा, cos 60 या 120 बच्चों बोलो। हाँ 120 होगा। क्या बच्चों ये टेल से टेल मैच हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, हेड टेल है, तो क्या बच्चों इसको शिफ्ट करके टेल से टेल मैच करना चाहिए। तो अब बच्चों एंगल कितना हो जाएगा बोलिए, 120 डिग्री हो जाएगा क्या? क्योंकि टोटल 180 होता है, ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। cos 120 डिग्री की वैल्यू बता दो बेटा, cos 120। वेरी गुड, तो बेटा ये 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 10 का स्क्वायर और cos 120 डिग्री बच्चों -1/2 बोल रहे हो ना तुम लोग, तो बेटा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये -10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर के बेटा ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर के बेटा 10 न्यूटन आएगा। कितने बच्चों का सही था, हाथ उठाओ, कितने बच्चों का सही था? वेरी गुड, समझ में आया बच्चों? ये इस टाइप के सवाल आ सकते हैं बेटा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी एंगल निकाल रहे हो दो वेक्टर्स के बीच का, मेक श्योर करना कि उनके टेल्स ज्वाइन हो, तब जाके आप वैल्यू रख पाओगे, ठीक है। बोलिए बेटा, बोलिए बेटा, बोलिए। 3 - 4 किया था, राइट। बेटा मैग्नीट्यूड माइनस नहीं हो सकता ना, मैग्नीट्यूड एक नंबर होता है, नंबर कैसे निगेटिव होगा, जैसे 5 4 3 2 1 है ना, मैग्नीट्यूड कभी नहीं निगेटिव होता, और ये जो रिजल्टेंट निकालते हो ना ये मैग्नीट्यूड होता है, तो प्लस आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है तुमको? राइट राइट, आप मॉड लगा लो, बिल्कुल सही है, मॉड लगा लो, हाँ। हम्म, हाँ हाँ, ठीक ठीक। बच्चों ये समझ में आया आप सभी को? बोलो बेटा, ठीक, आगे बढ़ते हैं, बोलिए बेटा, बोलिए। हाँ हाँ, -10 टाइम क्यों कर दोगे अपने से, वो सवाल में तुम्हें जो पूछा है उसका जवाब दोगे ना, माइनस क्यों कर दोगे बेटा? आ- पर तो सवाल तो चेंज कर दिया ना तुमने, जब इसको इधर शिफ्ट करोगे तो वो वेक्टर सेम रहा, जब इसको तुम फ्लिप कर दोगे तो माइनस हो जाएगा वेक्टर, तो तुम a - b का आंसर निकाल दोगे। मेरी बात समझ में आ रही तुमको? ठीक है, ये बात सही है कि टेल से टेल ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन उस कोशिश में हम वेक्टर्स को नहीं चेंज करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसको फ्लिप कर देंगे या इसको फ्लिप कर देंगे, फ्लिप कर देंगे तो आपने वेक्टर ही चेंज कर दिया। मैंने बताया वेक्टर की दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो आपको वेक्टर को इस तरह से शिफ्ट करना है कि ना मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो, दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज होगी तो वेक्टर चेंज हो गया, वेक्टर चेंज हो गया तो सवाल चेंज हो गया, ठीक है। फिर हम दूसरे सवाल का आंसर निकाल रहे हैं। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी ना, जैसे मैं तुमसे कहूं, हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली आप वेक्टर नहीं चेंज कर सकते, मैं तुमसे a प्लस बी का आंसर पूछ रहा हूं, तुम कह रहे हो नहीं मैं a प्लस बी नहीं बताऊंगा, मैं p प्लस बी बताऊंगा, तो आपने वेक्टर ही चेंज कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो टेल टू टेल ज्वाइन करना है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि वेक्टर चेंज ना हो, ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आई ना सबको? चल, कैसी बातें कर रहे हो भैया, रिजल्ट चेंज कर दोगे, वेक्टर चेंज कर दोगे तो भले ही कोइंसिडेंटली आंसर सेम आ जाए, लेकिन आंसर तो गलत होगा ना, क्योंकि तुमने वेक्टर चेंज कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है?
बच्चों आप सवाल नहीं चेंज कर सकते, जो पेपर में आएगा उसको सॉल्व करना है। आप वेक्टर को फ्लिप कर देंगे तो वेक्टर चेंज हो गया, फिर वो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है वो, ठीक है। कोइंसिडेंटली सेम आ जाए वो बात अलग है, पर वो आप सॉल्व गलत कर रहे हो। हाँ, थोड़ा दिमाग लगाइए, लेकिन इतना अपर लेवल का नहीं लगाना है कि आप सवाल ही चेंज कर दें। अब बच्चों डायरेक्शन ध्यान से सुनिए। अगली कहानी बच्चों, मान लीजिए पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इनका रिजल्टेंट बच्चों हमारे पास गिवन है, ये कुछ रिजल्टेंट है इस वेक्टर का, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है बच्चों वेक्टर आर, ठीक है। तो मैंने आपको यहां तक बता दिया बच्चों कि इस रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स यानी वेक्टर आर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पे थीटा उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लो बच्चों मुझे ये निकालना है कि आर वेक्टर कितना एंगल बना रहा है दोनों में से किसी एक वेक्टर के साथ। मान लो मुझे वेक्टर बी के साथ एंगल निकालना है। बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, एक मिनट जरा ध्यान से देखिए। बच्चों ये ए है, ये एंगल मैं पूरा मान लीजिए थीटा ले लेता हूं, जो पिछली बार लिया था पूरा एंगल थीटा, तो बच्चों ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने पिछली बार बोला था कि ये ए साइन थीटा होगा, बिल्कुल ए साइन थीटा होगा, ये ए कॉस थीटा होगा, ठीक है, और ये बी। अब बच्चों मुझे tan अल्फा चाहिए, तो आप जरा इस वाले ट्राइंगल पे फोकस करिए, है ना, इस वाले ट्राइंगल पे फोकस करिए जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। हाँ, तो बच्चों इसमें tan अल्फा, ये जो ग्रीन हाईलाइटेड ट्राइंगल है बेटा, इसमें मुझे tan अल्फा की वैल्यू आप में से कोई बता दे क्या होगा। tan अल्फा बराबर ए साइन थीटा, क्या बच्चों डिवाइड बाई ये पूरी वैल्यू रखना पड़ेगा, बोलो बेटा। ए साइन थीटा, तो ये मैं लिख दे रहा हूं, देखिए बच्चों ए साइन थीटा बी प्लस ए। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आई है? तो ये अल्फा किससे एंगल आया है बेटा, ये अल्फा किससे एंगल आया है बोलो, बी वेक्टर से या ए वेक्टर से, बोलो बेटा। बी वेक्टर से। तो जहां पे बच्चों अल्फा इज एंगल बिटवीन आर एंड बी वेक्टर। बच्चों अगर मुझे ए वेक्टर से एंगल निकालना होगा, जैसे ये फॉर्मूला मेरा बी वेक्टर से आया, तो बी वेक्टर से एंगल क्या होगा, ए साइन थीटा डिवाइड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। तो ए वेक्टर से क्या हो जाएगा बच्चों, ए वेक्टर से क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, फिर से बोलो बच्चों, ए प्लस, बोलो सही है क्या बेटा। मैं इसको tan आप अल्फा डैश बोल दो, और अल्फा डैश इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर और कौन सा बच्चों, आर वेक्टर एंड वेक्टर ए, बोलो याद रहेगा बेटा, ए साइन थीटा डिवाइड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। इसको याद रखना भी बच्चों बहुत आसान है, tan है ना तो हमेशा साइन अपॉन कॉस आएगा, तो बी वेक्टर से निकालना है तो ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, अगर ए से निकालना है तो बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। नोट करिए बच्चों, फिर इस पे एक सवाल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। डन हो गया, लिख लीजिए, लिखिए लिखिए लिखिए। हाँ बेटा, जो अल्फा डैश है वो थीटा माइनस, हाँ बिल्कुल आप कह सकते हो, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हाँ हाँ। बच्चों दोनों रिजल्ट आप लिख लेना।
डन है बच्चों? ठीक। बच्चों इसमें एक सवाल लिख लो स्ट्रेट फॉरवर्ड। टू वेक्टर्स, हाँ बच्चों क्वेश्चन लिखिए आप एक। टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 and 10 respectively, two vectors of magnitude, two vectors of magnitude 5 and 10 respectively are inclined at 37 degree, are inclined at 37 degree। बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं पूरा सवाल, ध्यान से सुनिए। टू वेक्टर्स 5 and 10 are inclined at 37 degree, two vectors of magnitude 5 and 10 respectively are inclined at 37 डिग्री। बच्चों मतलब दो वेक्टर है, उनके मैग्नीट्यूड 5 और 10 है, उनके बीच का एंगल 37 डिग्री है। अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है, यहां तक क्लियर है? सबने लिख लिया ना बेटा? हाँ, फाइनल क्वेश्चन है, फाइंड एंगल मेड बाय, फाइंड एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फ्रॉम 10 यूनिट वेक्टर। फाइंड एंगल made by the resultant from 10 unit vector। बच्चों क्लियर है सबको सवाल? वेरी गुड। बच्चों जिनको नहीं पता है तो आपको अल्फा फाइंड करना है। मैंने सिचुएशन ड्रॉ कर दी है, जिनको क्वेश्चन लिखने में तकलीफ थी या नहीं लिखा था, तो आपको अल्फा फाइंड करना है बस। और उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को बच्चों वैल्यू पता होगी, नहीं पता है तो साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5। डन है क्या बच्चों? गुड। देखिए बच्चों, कितने लोग का हो गया कंप्लीट? एक बार हाथ उठा दो बेटा, कितने लोग का हो गया कंप्लीट? अच्छा, बाकी लोग जो कर रहे हैं बच्चों कर लीजिए जल्दी से। बाकी लोग जो कर रहे हैं बच्चों जल्दी से कर लीजिए। चलिए बच्चों देखिए जरा ध्यान से, सीधा साधा सा बच्चों हम लोग को लगाना है जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, tan अल्फा बराबर
बच्चों जिस वेक्टर से एंगल निकालना है उसके दूसरा उसका अलग वाला जो एंगल, मतलब जैसे मुझे 10 से एंगल निकालना है तो मैं लिखूंगा 5 sin 37, 5 sin 37 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 cos 37। क्या बच्चों यही लिखा था आप सभी ने? 5 sin 37 डिवाइड बाय 10 प्लस 5 cos 37। तो बच्चों 5 sin 37 कितना बन जाएगा? 5 इंटू 3/5 और डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 इंटू 4/5। तो बेटा यहां से 5 5 कैंसिल, आंसर बचेगा 3 डिवाइडेड बाई, यहां से भी 5 5 कैंसिल 14। तो क्या बच्चों अल्फा की वैल्यू आपके पास आएगी tan इनवर्स 3/14। कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था? हाथ उठा दो बेटा। ठीक है बच्चों, जिनका गड़बड़ था अभी समझ में आया हम लोग कैसे कर रहे हैं? बोलिए। सीधा बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है ना? तो जिससे भी एंगल निकालना है बच्चों उसके ऑपोजिट साइन डिवाइड बाय जिस वेक्टर के साथ एंगल निकालना है प्लस ऑपोजिट का कॉस। ठीक बच्चों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूं जो आपको याद रखनी चाहिए। जब तक चेंज नहीं करता हूं तो लोग बोलते नहीं हो कि सर नहीं हटाई, जैसे ही चेंज करता हूं बोलते हो। डन हो जाए तो बच्चों बता देना, फिर अगला बताना है एक इंपॉर्टेंट चीज। हाँ बेटा, बोलिए बेटा। बेटा आप मुझे बताइए, जब आपसे सवाल पूछेगा तो आपको ये भी तो पूछेगा ना कि कहाँ से बताना है। जब आपको सवाल ही अधूरा देगा तो आपसे वो कैसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप सॉल्व कर लोगे? मेरी बात समझ रहे हो? तो बताएगा। इनकम्प्लीट सवाल आपको क्यों देगा बेटा? ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, एक स्पेशल केस है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या स्पेशल केस है? कि बच्चों अगर दो वेक्टर्स उनके मैग्नीट्यूड बराबर हों, ठीक है, दो वेक्टर्स उनके मैग्नीट्यूड बराबर हों, जैसे मान लो वेक्टर ए, उसका मैग्नीट्यूड ए है, और वेक्टर बी उसका भी मैग्नीट्यूड ए ही है, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा, है ना, वो अलोंग द एंगल बाइसेक्टर होता है। ठीक है, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर होता है। तो दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड बराबर हो उनका रिजल्टेंट हमेशा अलोंग एंगल बाइसेक्टर होगा। तो बच्चों मान लीजिए इनका पूरा एंगल थीटा था, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, देन एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फ्रॉम एनी ऑफ द वेक्टर्स इट विल बी θ/2। क्या बच्चों आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ये वाला? बोलो। मैं लिखवा देता हूं बच्चों, लिख लीजिए। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड two vectors of equal magnitude will have resultant, two vectors of equal magnitude will have resultant along angle bisector two vectors of equal magnitude will have resultant two vectors of equal magnitude will have resultant along angle bisector of vectors along angle bisector of vectors। लिख लिया क्या बच्चों? वेरी गुड। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। ठीक है, ये सवाल देखिए, कहां तक लिखे हो? नहीं नहीं, लिखे कहां तक हो आप?
एक भी नहीं लिखे? जो नहीं लिखा है भैया लिख लो, लेकिन ये गलत चीज है बेटा, अगर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, बीच में सो रहे हो, मैं बहुत बार रिपीट किया है। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विल हैव देयर रिजल्टेंट अलोंग एंगल बाइसेक्टर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत। मैं समझाता हूँ इस सवाल की मदद से। अब बच्चों इस सवाल में देखो, टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स हैव एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर एंड, बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर भी बताना है हमको, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट्स एंगल फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर्स। दोनों में से किसी एक वेक्टर के साथ इसका एंगल बताना है और रिजल्टेंट बताना है। ठीक है बच्चों, आपने रिजल्टेंट निकाल लिया है क्या? रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2। तो क्या बच्चों 5√3 आ जाएगा आपका आंसर, है ना? 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 5√3। कितने बच्चों का रिजल्टेंट सेम आया था, हाथ उठाओ। रिजल्टेंट सेम, वेरी गुड। अब बच्चों जो रिजल्टेंट है उसका एंगल क्या होगा वेक्टर्स के साथ, बताओगे मुझे कोई? थर्टी डिग्री होगा। क्यों बेटा 30 डिग्री क्यों होगा, कोई एक्सप्लेन करेगा इसको? वेरी गुड, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट का जो एंगल होगा किसी भी एक वेक्टर से हाफ हो जाएगा, तो बेटा 30 डिग्री आना चाहिए आंसर। क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, आप इसको ना फॉर्मूला लगा के भी निकालोगे ना बेटा तो भी सेम आता है। ठीक है, चाहो तो आप प्रैक्टिस के लिए कर लेना। एंगल 30 डिग्री जो फॉर्मूला बताया था ना, tan अल्फा बराबर a sin थीटा डिवाइड बाय b प्लस a cos थीटा, उससे भी लगाओगे बेटा तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, चलो एक और इंपॉर्टेंट चीज सुनिए बच्चों आप सभी, एक और इंपॉर्टेंट चीज सुनिए। मान लीजिए बच्चों मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, अब ये इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं है, एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बेटा, एक का मैग्नीट्यूड कम है। मान लीजिए ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बी का मैग्नीट्यूड कम है, तो बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो रिजल्टेंट आएगा इन वेक्टर्स का वो किसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइन होगा? किसी बच्चे को कुछ आइडिया इस चीज का? जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसकी तरफ इंक्लाइन होगा या जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसकी तरफ इंक्लाइन होगा? जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसकी तरफ इंक्लाइन होगा। बच्चों अगर मैं इसको अल्फा बोल दूं, इसको बीटा बोल दूं, तो बताओ कौन बड़ा होगा? बच्चा बीटा ग्रेटर देन अल्फा होगा, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसका इसका उल्टा ले लेता बच्चों, मान लो ए को बड़ा करता, मैं दूसरा वाला सिचुएशन में ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ऐसी सिचुएशन होती बच्चों, है ना, जहां पे बी वेक्टर बड़ा है और ए वेक्टर छोटा है, तो बताओ किसकी तरफ रिजल्टेंट इंक्लाइन होगा? टुवर्ड्स बी इंक्लाइन होगा बच्चों, यस और नो? तो अगर आप बच्चों में अल्फा बीटा बोलूं तो कौन बड़ा है बोलो बेटा? अभी अल्फा बड़ा है बीटा से, क्या बात समझ में आई है? अगर दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होते तो बच्चों अल्फा बड़ा होता है या बीटा? दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होते तो अल्फा और बीटा इक्वल होता। बच्चों फटाफट से लिख लीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। बिल्कुल सही है, केवल इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होंगे तभी सही होगा। ठीक है, बिल्कुल। क्या बताना बेटा दोबारा? ये वाला कॉन्सेप्ट। अब मुझे बताओ डायग्राम में किसकी वैल्यू बढ़ी है इन दो वेक्टर्स में से? बेटा ए की बढ़ी है ना, तो रिजल्टेंट किसकी तरफ इंक्लाइन होगा? तो किसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी? बीटा बोलते ना बेटा इसको, बी नहीं बोलते, क्या बोलते इसको? कहां चले गए तुम माइक छोड़ के? अरे बच्चे जो माइक जो डाउट पूछे थे कहां गए बेटा, एकदम चुप ही हो जा। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है, मान लो ऐसे एक वेक्टर है और एक वेक्टर ऐसा है, और मान लो तुम एंगल मेजर कर रहे हो, एंगल मेजर कर रहे हो बेटा इस चीज से, ठीक है, इस चीज से आप एंगल मेजर कर रहे हो। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल बड़ा होगा, थीटा बड़ा होगा या फाई बड़ा होगा, बोलो बेटा? ये वाला एंगल बड़ा होगा या फाई बड़ा होगा, थीटा बड़ा होगा या फाई?
पाई बड़ा होगा, ठीक है। उसी तरह से बेटा देखो इधर, उसी तरह से ये वाला है, ठीक है। ये अगर दोनों बराबर होते तो बीचों बीच से जाता, क्योंकि ये बड़ा है तो इसकी तरफ झुक गया, बोलो सही है। तो कौन बड़ा हो गया, लिख लीजिए बेटा। दोनों में से जो वेक्टर बड़ा होगा रिजल्टेंट उसकी तरफ इंक्लाइंड होगा। फॉर एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल ड्रॉ करिए बेटा, और बड़े वेक्टर की तरफ रिजल्टेंट को इंक्लाइन करवा दीजिए, और फिर लिख लीजिए बीटा ग्रेटर देन, हाँ मैं ये कह रहा था कि रिजल्टेंट हमेशा ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की तरफ इंक्लाइन होगा, रिजल्टेंट हमेशा ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की तरफ इंक्लाइन होगा। ठीक है, डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना बच्चों। हाँ हाँ, फोर्स या एक्सेलरेशन में नहीं आपकी बात समझा, रियल लाइफ एग्जांपल से आप क्या मतलब क्या समझना चाहते हैं? ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसका एप्लीकेशन अगर आपको और अच्छे से देखना है तो जब हम लोग फोर्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे ना तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे, है ना। हाँ आएगा, बिल्कुल काम आएगा बेटा, बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत ही ज्यादा काम आएगा, सारे चैप्टर्स में काम आएगा। सवाल तो आएंगे ही, आपके नीट की तैयारी कर रहे हो उसमें तो आएगा ही। बच्चों एक सवाल देखिए थोड़ा सा, डीपीपी, अच्छा अच्छा ओके, डन है बच्चों, गुड। बच्चों जो लोग सोच रहे हैं फटाफट से सोच लो, फिर मैं डिस्कशन करता हूं। बच्चों टू वेक्टर्स a and b of magnitude a and b are added, the magnitude of the resultant vector is always equal to a plus b। बच्चों पहला ऑप्शन कितने लोगों को लग रहा है सही है, पहला ऑप्शन बच्चों सही है गलत है, पहला बोलो। दूसरा वाला लेस देन a प्लस बी, ग्रेटर देन a प्लस बी, नॉट ग्रेटर देन a प्लस बी, यस। बच्चों दूसरा वाला आंसर क्यों गलत है, वाई रॉन्ग, मुझे कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन करना चाहे। क्या नाम बेटा आपका, हाँ गार्गी जी बोलिए, कि कब होगा बेटा लेस देन, मतलब कब लेस देन ए प्लस बी होगा, जीरो के अलावा हमेशा ए प्लस बी से छोटा होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन हमेशा नहीं बोल सकते, और हमेशा लेस देन, देखो बच्चों हमेशा लेस देन ए प्लस बी होगा ऐसा कहना गलत है, क्योंकि थीटा जीरो पे ही तो ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा ना, बोलो। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि थीटा बराबर जीरो पे ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा, तो ये कहना कि ऑलवेज लेस देन ए प्लस बी, बच्चों ये ऑप्शन गलत है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को, इक्वल टू ए प्लस बी हमेशा होगा क्या बेटा, किस कब होगा इक्वल टू ए प्लस बी, थीटा जीरो, तो हमेशा तो नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। ग्रेटर देन ए प्लस बी पॉसिबल है क्या बेटा, ग्रेटर देन ए प्लस बी, क्योंकि ये वैल्यू मैक्सिमम होती है ना, तो ये गलत हो गया। नॉट ग्रेटर देन ए प्लस बी, ये पॉसिबल है क्या हमेशा बच्चों, हाँ। इनफैक्ट हम लोग बोलना चाहे बेटा तो रिजल्टेंट जो है वो हमेशा माइनस ए प्लस बी से, सॉरी ए माइनस बी से हमेशा बड़ा, और ए प्लस बी से हमेशा छोटा उसके बराबर, बोलो सही है ना बच्चों, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन था, आई होप तुम लोगों ने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते बच्चों कुछ और तुम लोग को इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जरा देखिए। हाँ हाँ, इसमें बच्चों आप लोग को लिख लेना है कि सारे ऑप्शन तुम लोग को समझ में आने चाहिए क्यों गलत है, और जो सही ऑप्शन है वो क्यों सही है, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा a माइनस बी
से लेकर a प्लस बी के बीच में लाई करेगा। लिख लिया बेटा? हाँ, एक आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना है, ठीक है? उसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे, फिर ब्रेक के बाद मिलेंगे। बस लास्ट, बस 2 मिनट आप सुन लीजिए जरा ध्यान से बच्चों, इंपॉर्टेंट है। इफ टू वेक्टर्स have equal magnitude, that is a b is equal to a and theta is angle between them, then बच्चों ये एक शॉर्टकट है या एक फॉर्मूला है। कई बार सवालों में अगर आपको ए और बी के मैग्नीट्यूड बराबर और उनका एंगल थीटा दिख जाए तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। तो मैं एक फॉर्मूला बताता हूं आपको बच्चों, जरा ध्यान से देखना, कोई नई चीज नहीं है, जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा उसी से आती है, लेकिन कई बार आपको हेल्पफुल हो जाएगी, तो आप याद रखना। दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है बेटा, तो मैं दोनों को ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख देता हूं और 2a b cos थीटा लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, ये 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा है। तो बच्चों यहां से 2a स्क्वायर कॉमन, 4a स्क्वायर नहीं होगा बेटा क्योंकि इसके साथ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड है ना। तो यहां से 2a स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेते हैं ना, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर बच्चों कॉमन ले लेता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो मुझे कोई बच्चा बताएगा ब्रैकेट में क्या बचेगा? वेरी गुड बच्चों, कभी मैंने आपको शायद ये फॉर्मूला भी बताया हो कि cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या बच्चों पढ़ा है कभी ये वाला फॉर्मूला? है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। तो cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बेटा जरा यहां से देखिएगा, 2a स्क्वायर एज इट इज हो गया 1 प्लस cos थीटा है, तो cos 2 थीटा तो यहाँ cos थीटा हो जाता है बच्चों, तो थीटा हो तो क्या है, थीटा बाई 2 हो जाएगा। बोलिए बेटा, देखिए 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा बचता है ना, आधा हो जाता है एंगल। तो बेटा अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हाफ एंगल। तो यहाँ पे चूंकि थीटा है तो बेटा यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 cos स्क्वायर माइनस 1। तो बेटा ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। नहीं 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 बेटा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं करना, ये cos के अंदर लिखा हुआ है बच्चों, है ना। तो जब मल्टीप्लाई करिएगा बच्चों तो देखिए 2a स्क्वायर इंटू 2, क्या बेटा ये 4a स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, सही बात है ना बेटा। तो 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट से बाहर निकालें तो बेटा 2a हो जाएगा, बोले। और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो बेटा cos थीटा बाई 2 ही बचेगा। हाँ, 2a cos थीटा बाई 2। तो बच्चों एक डायरेक्ट रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना है, जब दो वेक्टर उनके मैग्नीट्यूड बराबर और उनके बीच का एंगल थीटा हो तो जो उनका रिजल्टेंट की वैल्यू आती है बेटा, डायरेक्ट याद रखिए 2a cos ऑफ थीटा बाई 2। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? लिखिए जल्दी से। और पूरा डेरिवेशन बिल्कुल नहीं याद रखना है बच्चों, फाइनल रिजल्ट याद रखना है। आप रिजल्ट ही लिख लोगे तो भी कोई गड़बड़ नहीं। जैसे मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता तो कुछ बच्चे बोलते कि सर कैसे आए, इसलिए मैंने बता दिया है। बाकी रिजल्ट भी याद रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या बता दूं दोबारा? कहां पे? बोलिए बोलिए, कहां पे बताऊं लास्ट? देखिए 4a स्क्वायर है ना बेटा, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आइडेंटिटी। ये आपको फॉर्मूला याद है बच्चों? पहले तो ये बताओ, तुम फॉर्मूला याद की हो? नहीं याद की ना फॉर्मूला तुम? तुमसे तो पूछ ही नहीं रहा हूं, तुम क्या बीच में बोल रहे हो? cos 2 थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 2 थीटा है ना बेटा, तो देखो 2 थीटा से यहाँ पे थीटा बचता है, बोलो जिनका डाउट है, बोलिए बेटा। तो अब अगर cos थीटा लिखूंगा, हाँ एक एक करके ना बच्चे, एक एक चीज थोड़ा रुक जाइए। cos थीटा तो ये कितना बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, क्योंकि थीटा से थीटा में 2 थीटा से थीटा हो गया, तो थीटा जब रखोगे तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। आया समझ में बेटा? हाँ, नोट कर लिए बच्चों जल्दी से। हाँ हाँ बिल्कुल, लिख लिया बच्चों सबने? ये रिजल्ट आप
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड बराबर उनके बीच का थीटा है, डायरेक्ट रिजल्ट लगा सकते हैं, रिजल्ट r बराबर 2a cos थीटा बाई 2। ठीक है, इसमें एक सवाल कर लेते बच्चों ताकि तुम लोग को थोड़ा सा समझ में आएगी क्या। नहीं बेटा, इस सवाल को इसी क्लास में करेंगे, 1 मिनट लगेगा। लिखिए सवाल, टू वेक्टर्स, हाँ हाँ, नहीं अरे तुम लोग थोड़ा सा, 1 मिनट है, ये सवाल अभी 2 मिनट बाकी, उसे बोर्ड में लिख रहा है वो 10:45, बस लिख लो, ये कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लिख लो लिखो लिखो लिखो। अरे तुम लोग बहुत बदमाश, कल करा दूं? शांत 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 शांत, लिखिए टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, तुम लोग चलो यहीं से शुरुआत करेंगे, ब्रेक लीजिए 15 मिनट का, मिलते हैं 15 मिनट के बाद, चलिए 15 मिनट का ब्रेक है, चलिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।